नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल यानी कार्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे भारतीय ट्राइब के बारे में, भारत की जनजातियों के बारे में। हमारी जब बात होगी आप देखेंगे, आज हम बात करेंगे आपसे भारतीय जनजातियों के बारे में। ये जनजातियाँ किस तरह से भारत में रहती हैं, क्या करती हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमारी आपसे बात होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं भारतीय जनजातियाँ। लेकिन ये टॉपिक जहाँ से रिलेट करता है वो है जियोग्राफी की। ये भारतीय जनजातियाँ या जनजातियाँ, ये भूगोल का एक अध्याय है जहाँ पे हमें बात करना होता है। तो आइए भूगोल के एक टॉपिक को और कवर करते हैं। तो देखिए, पहली बात जो आपको इमेज दिख रही है, ये जनजाति है। जनजाति का एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है, एक रीति होता है, एक रिवाज होता है। पहली बात प्रश्न हमारा ये उठता है कि हम कौन सी जनजाति है, इसकी पहचान कैसे करें। यानी पहले हमारे सामने आता है पहचान का संकट कि जनजाति कौन है, कैसे हम पहचान करें कि जनजाति है या नहीं। तो इसकी एक पहचान बड़ी ही आसान होती है। वो क्या है दोस्तों? देखिए, जनजाति, अगर कोई जनजाति है तो वो पहली सबसे बड़ी उसकी विशेषता होगी कि वो मुख्य जो भाग है, जो मुख्य भूभाग है, उस भूभाग से दूर रहेगी, एक निश्चित क्षेत्र में रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक निश्चित क्षेत्र में रहेगी। और दूसरी आर्थिक रूप से पिछड़ीपन रहती है। आर्थिक रूप से लोग पिछड़े होते हैं, ये इकोनॉमिकल बहुत ही बैकवर्ड होते हैं। फिर अगली बात, इनकी जो लैंग्वेज होती है, इनकी भाषा होती है, ये भाषा आम भाषा से अलग होती है। और साथ ही साथ इनकी जो परंपराएं होती हैं, ये परंपराएं हमारी परंपराओं से बिल्कुल अलग, आदिवासी परंपराओं की तरह होती हैं। इसके अलग अगर हम कुछ बात करेंगे तो ये देखेंगे। दूसरी बात, इनकी जो संस्कृति, इनकी भाषा के अलावा जो इनके अलग होते हैं, इनका धर्म ही अलग होता है। ये अलग अलग छोटे छोटे लोकल स्तर के, स्थानीय स्तर के देवताओं की पूजा किया करते हैं। और इनका जो उद्भव हुआ है भारत में, मुख्यतः दो प्रजातियों से हुआ है। पहली जो प्रजाति है उसे हम कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रायड जो प्रजाति है, इससे इनका उद्भव हुआ है। और दूसरी जो प्रजाति है वो मंगोलायड है। यानी ये दो प्रजातियां भारत में जनजातियों के रूप में भारत में हैं। अगर देखा जाए तो भारत में जनजातियों का संरक्षण कैसे था, भारत में कोई संरक्षण भी मिला है क्या जनजातियों का? जी हाँ दोस्तों, ये भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भारत में जनजातियों को कोई संरक्षण मिला है? देखिए, इस टॉपिक को हम केवल जियोग्राफी के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसमें हम पूरी जितनी हिस्ट्री पॉलिटी पूरी नज़रिए से हमसे कवर करेंगे। कि हम टॉपिक को पूरा होलिस्टिक ले रहे हैं, न कि ये भूगोल का है तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इतना करके आगे बढ़ जाए। जी नहीं, पूरा डिटेल हम इसकी बात करेंगे। पहले अगर इनकी बात करें तो इन्हें संरक्षण कैसे मिला है, इनकी सुरक्षा कैसे दी जाती है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात होगी दो संदर्भों में। पहला संदर्भ हमारा ये होगा कि ये जो हमारा गुलाम भारत था, जो ब्रिटिश सर राज था, यानी जो ब्रिटिश काल था, उस काल में इनको संरक्षण कैसे था। और दूसरा वर्तमान भारत यानी आज़ाद भारत में संरक्षण कैसे मिला, इन दोनों की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में इन्हें कैसे इनके साथ बिहेव होता था। देखिए, ब्रिटिश काल इनके लिए बहुत अच्छा काल नहीं था। जिस तरह से हम लोगों ने शोषण झेला, हम लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से अपने आप को शोषित, हमारा शोषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा, उसी तरह इनका भी शोषण हुआ। इनके भी अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया अंग्रेजों ने। तो देखेंगे सबसे पहले इनके लिए जो ब्रिटिश काल में एक एक्ट हुआ करता था, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट था 1871 का। 1871 में एक एक्ट बनाया अंग्रेजों ने और इसे ब्रिटिश संसद से पारित किया, जिसका नाम था क्रिमिनल जनजातीय एक्ट। इसके तहत जो जनजातियां थी उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया। और इस दर्जे के साथ ही एक इनके साथ बड़ा ही अपराध होता था। वो क्या था, इनमें जब कोई भी इनका लड़का या पुत्र इस एक्ट के तहत 6 वर्ष से अधिक हो जाता था, 6 वर्ष से बड़ा हो जाता था, तो इनको अपने माता पिता से दूर कर देते थे। ये इस एक्ट के तहत ये ब्रिटिश काल में शोषण का इनका जरिया हुआ करता था। ये ब्रिटिश काल में इस तरह से प्रताड़ना किया करते थे जनजातियों को। इसीलिए जनजाति जो थे, वो जो बाहर से अंग्रेज आते थे, जो व्यापारी इनका शोषण करने आते थे, उन्हें एक अलग नाम से पुकारते थे। उनका नाम था दीकू। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये इतिहास में आप पढ़ेंगे। लेकिन हमने बताया कि हम टॉपिक को
सब्जेक्ट से बात करना ही देखते, हम टॉपिक को देखते हैं कैसा टॉपिक है। तो देखिए जो ब्रिटिश काल में, जो अंग्रेजों के काल में आप देखेंगे जो जनजातियाँ थी, जनजातियों को दीकू कहा जाता था। और इसी शोषण से उभरने के लिए इन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए। आप देखेंगे इसमें विद्रोह है पाइक, इसमें आपका विद्रोह है हो, इसमें आपका विद्रोह है संथाल, इसमें आपका विद्रोह है, कई सारे विद्रोह हैं जिनकी लिस्ट हम आपको आगे कभी देंगे। लेकिन अभी आपको संदर्भ जानने की जरूरत है। अपने शोषण से बचने के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया वो था विद्रोह, रेजिस्टेंस का। और जब ये रेजिस्टेंस करते थे तो फिर अंग्रेज और कड़े कानून लाते थे और बुरी तरह से इनको परेशान करते थे, शोषण करते थे। ये चीज़ें थी ब्रिटिश काल में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो इनके भी जिस तरह से हमारे भारत में सबको संरक्षण दिया गया, सबको स्पेशल राइट दिए गए, उसी तरह इनको भी राइट दिए गए। भारत में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, पूरे फंडामेंटल राइट इनको प्राप्त हैं। साथ ही साथ इन्हें विशेष प्रिविलेज दिया गया, विशेष आरक्षण दिया गया। वो क्या था? इन्होंने भारत संविधान में इन्हें गैर अनुसूचित के रूप में सूचित किया गया, गैर अनुसूचित जनजाति के रूप में पहली बात में सूचित किया गया। दूसरी अलावा इसके तहत भारत के जो संविधान था, भारत के संविधान में इनके अत्याचार निवारण एक्ट लाया गया। इन पे होने वाले जो अत्याचार थे उनके निवारण के लिए 1989 का एक एक्ट बनाया गया, 1989 का एक एक्ट बनाया गया। आप देखेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस का ये बड़ा ही फेवरेट एक्ट है। यहाँ से मध्य प्रदेश पीसीएस में 10 प्रश्न आते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी पीसीएस। तो देखेंगे ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? अत्याचार निवारक अधिनियम 1989। ये भी लाया गया किन के लिए? ये लाया गया जो जनजातियां हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए। जब जनजातियों को संरक्षण दिया गया तो ये स्थिति इनकी थी। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारतीय संविधान में क्या हुआ, भारतीय संविधान में क्या संरक्षण दिया गया, इसकी भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले हम थोड़ी सी पीपीटी देख लेते हैं जितनी हमने बात की। आइए देखिए, हमारी आपसे बात हुई कि भारतीय जनजातियों की हम पहचान कैसे करेंगे। पहचान के लिए हमने आपको एक तरीका बताया कि ये निश्चित भूभाग में रहती हैं, ये आर्थिक रूप से पिछड़ी होती हैं, इनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज सबसे जो मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उनसे अलग होता है। ये अपने ही समुदाय में शादी करती हैं और इनके अलग देवता होते हैं। और जो सबसे मुख्य विशेषता है, ये होते हैं प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचुरल वर्शिप को सपोर्ट करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। इनका उद्भव 2 प्रजातियों से हुआ है, एक प्रोटो ऑस्ट्राइड और दूसरा मंगोल प्रजाति। ये दोनों प्रजातियां जो हैं इनके उद्भव को, भारत में उद्भव के लिए बहुत बड़ी आती है। इसके अलावा इनको संरक्षण दिया गया। इनको संरक्षण में आप देखेंगे, हमने बताया कि ब्रिटिश काल में संरक्षण और वर्तमान भारत में, ब्रिटिश काल में इनका शोषण होता था, जबकि वर्तमान भारत में रियल में इनको संरक्षण मिला। जो ब्रिटिश काल में इनकी जो स्थिति थी, ब्रिटिश काल में ये बहुत ही पीड़ित थे और यही रीजन है कि समय समय पर विद्रोह करते हैं। कहीं पे संथाल विद्रोह है, कहीं पे हो विद्रोह है, कहीं पे पाइक विद्रोह है। ऐसे विद्रोह भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं। और इसके विद्रोह के सबसे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे मध्य भारत में। और मध्य भारत में अभी आप देखें रेजिस्टेंस में, अगर आप देखें जिन्होंने जो ट्राइब अभी भी मेन जो पॉपुलेशन है उनसे, जो बाहरी दुनिया है उनसे जुड़ नहीं पाई है, वो अभी भी विद्रोह करती रहती है। इसका एग्जाम्पल आप मुख्य भारत की भूमि में तो नहीं देखेंगे, लेकिन आप अंडमान एंड निकोबार में कुछ जनजातियां हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, जिसकी अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लाया गया 1871 के तहत, जिसके तहत इनका शोषण और बढ़ा दिया गया और इन्हें क्रिमिनल जनजाति का दर्जा दिया गया। यानी ऐसे आपराधिक जनजाति का दर्जा दे दिया गया और इससे वो और भी भड़के हुए थे। और साथ ही जो इस एक्ट के तहत 6 वर्ष के पश्चात इनके बच्चों को इनके माता पिता से दूर कर दिया जाता था, जो इनके लिए एक और पीड़ा होती थी। जब बच्चों की ज़रूरत थी उन्हें अपने संस्कार सिखाने की, उन्हें अपने जनजाति रीति रिवाज सिखाने की, तो उन्हें दूर कर दिया जाता था। किससे? उनके माता पिता से। इसलिए जो जनजातियाँ थी वो ब्रिटिशर से बहुत ही नाराज रहती थी। और साथ ही जो इनका शोषण करते थे, जो वर्ग इनका शोषण करता था, उन्हें ये दीकू कहते थे। दीकू, इसमें दीकू में अंग्रेज, व्यापारी, सूदखोर ये लोग शामिल थे, ऐसे लोग जो इनका शोषण करते थे। लेकिन जो इनका वास्तव में हित चाहते थे वो उनका विरोध नहीं करते। ये वस्तु विनिमय को फॉलो किया करते थे इस समय
वस्तु विनिमय सिद्धांत को, यानी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए खरीद फरोख्त नहीं होती, वो लेन देन को बढ़ावा देते हैं कि आप मेरी चीज़ें ले लें, हम आपकी चीज़ें ले लेते हैं। ऐसा इनके जंगलों में मेला होता था और मेले में ये वस्तु विनिमय के नियम को फॉलो करते थे। ये था हमारा ब्रिटिश काल। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत एक गुलामी की दास्तान से बाहर आया 1947 में, तो न सिर्फ भारत आया बल्कि भारत की जनजातियां भी बाहर आईं। और अंग्रेज भारत को छोड़ने के साथ साथ जनजाति जो क्षेत्र था उनको भी छोड़ दिए, और उनको जब छोड़ा तो वर्तमान भारत में इनका भी दर्जा बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि अब तक उन्हें आपराधिक माना जाता था, तो उनका दर्जा बदलकर इनको भी पूरे फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, उन्हें दिया गया। जो फंडामेंटल पूरे राइट हैं उन पूरे अधिकार को दिया गया। और साथ ही साथ जितने भी अधिकार एक आम नागरिक होने के नाते आपको, हमको, इनको, उनको मिले हैं, उतने ही अधिकार इन जनजातियों को, शेड्यूल ट्राइब को भी दिए गए हैं, एसटी को भी दिए गए हैं। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा वंचित वर्ग है जो कभी मुख्य जनसंख्या से जुड़ नहीं सका। इसीलिए एक एक्ट लाया गया और इन्हें पहचान की गई गैर अनुसूचित जनजाति के रूप में, गैर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रूप में। और दूसरी बात, संविधान में इनके संरक्षण दिया गया, और संविधान में संरक्षण देने के अलावा एक स्पेशल एक्ट लाया गया जो इनको अपराध, जो इनके साथ अत्याचार अपराध करते हैं उन्हें, उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, एक एक्ट है जिसका नाम है अत्याचार निवारक अधिनियम 1989। आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है ये, इसकी हम चर्चा करेंगे जब पॉलिटी की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम इतनी बात हमने आज से अब तक लेक्चर में की थी, लेकिन इसके बाद अब एक स्पेशल कुछ जनजाति की हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका स्टेटस क्या है, इन्हें किस स्टेटस के साथ रखा जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे। आपके पास एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है एक जनजाति ट्राइब की, आप एक ट्राइब की है, ये ट्राइब की आपकी इमेज दिख रही होगी। अच्छा, पहले इन ट्राइब के हम संरक्षण की बात कर लें कि भारतीय संविधान में कैसे इन्हें संरक्षित किया जाता था। तो देखिए, जो भारतीय संविधान था उन्हें आप भारतीय संविधान में एक शेड्यूल, एक अनुसूची है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको याद होगा और बहुत पूछा जाता है प्रश्न में, ये अनुसूची है पांचवी और छठवीं। पांचवी अनुसूची जो है आप देखेंगे इसमें जनजातियों को संरक्षण की बात की गई है, जबकि जो छठवीं अनुसूची है इनमें 4 राज्यों की जनजातियों को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से 4 राज्य हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, ये 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, मुख्य भारत के कोई राज्य इसमें शामिल नहीं है। जी आपकी छठवीं अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में पूरे भारत की जनजातियों की बात की गई है, लेकिन जो आपका छठवीं अनुसूची है उनमें 4 राज्यों में स्पेशल राइट की बात की गई है। इनमें जो प्रशासन होता है वो अन्य जनजातीय प्रशासन से अलग होता है। इसकी डिटेल में बात करेंगे जब हम चर्चा करेंगे आपसे पॉलिटी की, क्योंकि अभी हम एक जनरल चीज़ें आपको दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जिस आर्टिकल में, जिस अनुच्छेद में इनको संरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद कौन सा है, वो आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? वो आर्टिकल है 244 और 244A। इसके तहत इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। अगर देखा जाए तो आपके पास एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज की अगर हम बात करें तो ये इमेज एक जनजाति की है। ये जनजाति कौन सी है पहचानना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका नाम है सेंटलीज। इस जनजाति का नाम है सेंटलीज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेंटलीज नाम से आपको स्पष्ट हो गया कि जनजाति अंडमान निकोबार की है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन इस जनजाति, अंडमान निकोबार की जनजाति में एक फैक्ट और हम ऐड करना चाहते हैं कि ये जनजाति भारत की मूल जनजाति नहीं है, बल्कि ये अफ्रीका से भारत आई हुई जनजाति है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली से धीरे धीरे इनका प्रसार हुआ था और ये भारत में भी पहुंची, और ये जो जनजाति है भारत तक पहुंची। क्योंकि ये निग्रिटो प्रकार की जनजाति हैं, ये निग्रिटो प्रकार की जनजाति हैं जो भारत आई हैं, और इनकी जो संख्या भारत में है ये बहुत ही चिंताजनक है। इनकी जो नंबर है ये बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा क्यों चिंताजनक है? क्योंकि इनकी संख्या पूरे अंडमान निकोबार में सिर्फ 15 है। ये केवल 15 की संख्या में है।
केवल 15 लोग बचे हैं। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, हो सकता है एक आगे पीछे हो, लेकिन ये टोटल है इनकी जनसंख्या। इतने ही लोग बचे हैं जो वयस्क हैं, केवल 15 वयस्क लोग बचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस जनसंख्या विलुप्त की कगार पे आ गई है, इनकी जनसंख्या समाप्त होने वाली है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हम अपने ही समाज, अपने ही तरह के लोगों को बचाने में असमर्थ हैं, तो हम जीवों की क्या रक्षा करेंगे, हम पशुओं की क्या रक्षा करेंगे। ये अपने खुद के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। दूसरी बात, इनके लिए जो संरक्षण दिया गया है, इन्हें दिया गया है अति संवेदनशील जनजाति समूह का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं PVTGS। यानी PVTGS क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसकी हम आगे बात करेंगे। इसे बोलते हैं पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। ये इसकी पूरी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी सब्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सेंटलीज के बारे में। तो ये जो PVTGS है इस ग्रुप में शामिल है, यानी अति संवेदनशील जो हमारे जनजातीय समूह है उस समूह में ये शामिल है। दूसरी बात अगर बात करें तो इसकी हमने चर्चा इतनी डिटेल में क्यों की? इतनी सारी जनजातियां हैं, क्या सबकी इतनी चर्चा डिटेल में करेंगे? नहीं दोस्तों, हम कुछ ही जनजातियों की चर्चा डिटेल में करेंगे जिनसे आपकी जीएस की पकड़ मजबूत हो। जैसे आपको इसकी चर्चा क्यों की, ये प्रश्न आप पूछ सकता है, आखिर क्यों इसकी चर्चा की गई? जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले वर्ष ये खबरों में थी। खबरों का कारण क्या था कि एक अमेरिकी यात्री, एक अमेरिकन ट्रेवलर है जो इस क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में जाता है, निकोबार में जाता है, अंडमान में जाता है, अंडमान की जनजाति अंडमान में जाता है ये घूमने। तो ये जनजातियाँ उन्हें पकड़कर उस अमेरिकी ट्रेवलर को बुरी तरह से मारती हैं और उसे मारते मारते मार डालती है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो लाश होती है, उसकी जो डेड बॉडी होती है, बालू में उसे दबाकर ढक देती है, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी जनजाति, चूँकि हमारी संख्या सिर्फ 15 है, हमारे लिए कहीं ये खतरा ना हो, हमारे लिए कहीं मारने तो नहीं आया है, इसलिए जनजातियों अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस तरह से हथकंडा अपनाती हैं और अब उस व्यक्ति के शव को मारकर रेत में दफना दिया। तो ये घटना थी। इस घटना के कारण ये न्यूज में था। क्यों? क्योंकि ये सेंटलीज जनजाति है जो अपने आप से को सुरक्षित रखने के लिए उसने ऐसा किया था। इसके बाद अगर हम ये PPT इनकी दिखा दें, जितनी हमने बात की, तो उसकी अगर हम बात करें, जितनी हमारी PPT है, जितनी हमने अब तक डिस्कशन की, उसकी अगर हम PPT की बात करें तो आइए हम चलते हैं उसके PPT पर। हमने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूची 5 अनुसूची 6 में जनजातियों को संरक्षण दिया गया है। अनुसूची 6 4 राज्यों में जनजातियों के संरक्षण की बात करता है। वो 4 कौन कौन से राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमने, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। ये चारों नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। इसके बाद की और इनकी जो गणना बची है 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो मात्र 15 बची हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक एडिशनल फैक्ट यहाँ पर और ऐड करना चाहते हैं जो PPT में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातीय आबादी 8.6% है। पूरे भारत में 100 लोगों में से अगर देखा जाए तो 8.6% लोग जनजाति हैं। ये लेकिन जो जनजाति हैं ये मुख्य लैंड के, जैसे ये भारत में जो बिरहोर हैं, संथाल हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, भील है, इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो सेंटलीज है ये मात्र 15 बचे हैं। जो सोमपेन है ये कम बचे हैं, 106-7 बचे हैं। जो जारवा है ये बहुत कम बचे हैं। जो ओंग है ये बहुत कम बचे हैं। तो इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए हम सेंटलीज की बात करते हैं। अंडमान की जनजाति है, ये अफ्रीका से आए थे, निग्रिटो की प्रजाति है, निग्रिटो प्रकार की जनजाति के प्रकार है। दूसरी बात, ये अति संवेदनशील जनजाति समूहों में शामिल है, PVTGS में शामिल है। इसके अलावा पिछले वर्ष उन्होंने एक अमेरिकी यात्री को जान से मारकर उसके लाश को, उसके डेड बॉडी को, उसके शव को रेत में दफना दिया था। इस कारण से इसकी चर्चा हमें बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद हम बात करेंगे एक और जनजाति की। ये इमेज आपको दिख रही होगी। इस इमेज में अगर हम बात करें तो ये कौन सी जनजाति है? जी हाँ दोस्तों, इस जनजाति का नाम है सोमपेन। इस जनजाति का नाम है सोमपेन। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। यह भी जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। यह भी जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की जनजाति है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? जी हाँ दोस्तों, इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो 2001 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या थी वो टोटल 300 थी। सोचने वाली बात है, कितनी कम जनसंख्या, केवल 300, जो कि एक छोटे से मोहल्ले में उतनी जनसंख्या रहती है। और दूसरी इससे भी बड़ी सोचने वाली बात हमारे लिए थी, वो क्या थी? 2011 की जो जनगणना हुई, इस जनगणना में केवल
केवल सिर्फ और सिर्फ 103 से लेकर 106 इनकी जनसंख्या बची। यानी जहाँ पे हमारी जनसंख्या दिन दिनों रात चौगुनी बढ़ रही है, वहाँ पर पिछले 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या घटकर आधे से भी कम हो गई। 300 से घटकर सिर्फ 103 रह गई। ये सोचे कितनी ही दुर्दांत भयावह स्थिति होगी इन जनजातियों के लिए। अब यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये जनजातियों की संख्या इन 10 वर्षों में बहुत तेजी से कम क्यों हुई। इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर क्या है कि 2001 से 2010 के बीच में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 2004 में। 2004 में आती है सुनामी, और ये सुनामी के शिकार हो गए थे। सुनामी के शिकार होने की वजह से इनकी जनसंख्या इतनी तेजी से कमी हो गई। और आप देखेंगे कि ये जो सोमपेन जनजाति है, जैसा कि इनके हाथ में एक धनुष और तीर देख सकते हैं, ये पूरी जनजाति शिकार करके अपना भोजन करती है। शिकार करके जो भोजन करती है उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। यानी ये निर्वाह अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से होती है। यानी ये क्या करती है, पूरी तरह ये करती है कि शिकार को मारती है और उसी का भोजन करती है। कच्चे मीट का, पक्के मीट का, दोनों तरह की जनजातियाँ होती हैं, मीट जो वो यूज करती हैं। ये थी डिटेल आपकी जारवा सोमपेन जनजाति की। सोमपेन जनजाति के बाद एक जनजाति और आपको दिखाएंगे। ये जनजाति आपको मैप में दिख रही होगी, जो हमारे पीपीटी में बिल्कुल सेम उसी से मिलती जुलती जनजाति है। हाँ, ये भी उसी क्षेत्र की जनजाति है। तो इस जनजाति की कुछ विशेषताएं अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सी है, तो आप उसको देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें इस जनजाति की, तो ये कहाँ की जनजाति है, ये प्रश्न उठता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी जनजाति अंडमान एंड निकोबार की है। ये भी उसी क्षेत्र की जनजाति है और इनकी जो संख्या अनुमानित है वो है 250 से लेकर इनकी संख्या 400 के बीच में है। चाहे 300 हो, 350 कुछ भी हो, लेकिन 250 से लेकर 400 के बीच में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। और अगर देखा जाए तो ये जनसंख्या, ये जनजाति इतनी बड़े हमारे समाज से इतना अलग रहती थी दोस्तों कि आप मानेंगे नहीं कि 1990 तक ये जनजाति किसी को दिखी तक नहीं थी। किसी ने इस जनजाति को देखा तक नहीं था, क्योंकि ये छुप के रहती थी, ये पेड़ों पे रहती थी, जमीनों में रहती थी, छुप के जनजाति अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। ये जो बाहरी दुनिया है, इस दुनिया से पूरा अलगाव रखती थी। 1990 के बाद जब इस जनजाति को देखा गया तो ये जनजाति जब इतनी आक्रामक हो गई कि जैसे ही इनके कोई क्षेत्र में प्रवेश करता, जैसे ही इनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति घुसता, तो सबसे पहले ये क्या करते थे, उस व्यक्ति को मार देते थे, जान से मार देते थे जो प्रवेश करता था। लेकिन ये बात थी 1990 तक। 1990 में जब ये लोगों के संपर्क में आए तो 1990 से 1998 तक ये इनकी व्यवहार था। लेकिन 1998 के बाद इनके व्यवहार में एकाएक परिवर्तन दिखाई देता है और ये धीरे धीरे लोगों से संपर्क बनाना शुरू करते हैं। यानी अब जो बाहरी लोग आते हैं 1990 के बाद, उनको ये 1998 के बाद उनको ये मारते नहीं हैं, उनसे मिलने जुलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप इनिशिएट करेंगे तो, लेकिन इतना भी है जरूर कि उनको भी आपसे भी डर बना रहता है। अगर देखा जाए तो इनका जो रंग होता है ये गाढ़ा काला रंग होता है। गाढ़ा काला रंग की ये जनजाति होती है और ये जनजाति इतनी गाढ़े काले रंग की होती है कि अगर आप देखें तो आपको इमेज में दिख रहा होगा। इनकी एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जो जानकर आपको लगेगा कि सच में ये जनजाति कितनी आदिम है और कितनी पुरानी है। देखिए, ये पुरानी है 5000 साल पुरानी। यानी आप कह सकते हैं जब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जब भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उन्हीं के समानांतर इनका डेवलपमेंट चल रहा था। भले इनकी संख्या कम हो, भले ही कम मात्रा में हो, लेकिन अपने सर्वाइवल को आज भी बनाए हुए हैं। ये जनजातियां हैं 5000 साल पुरानी। ये भारत की आदिम जनजाति है। इस जनजाति में एक ट्रेडिशन फॉलो होता है, एक रीत रिवाज है जिसे जानकर आप बड़े ही आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, ये जनजाति में जो रीत रिवाज है ये जारवा की जनजाति है। एक बार फिर आपको नाम याद दिला दे रहे हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जारवा जनजाति पे चर्चा कर रहे हैं। जारवा की जो जनजाति है, इनमें बच्चों की हत्या करने का एक परंपरा फॉलो होता है कि बच्चों को मार देते हैं, लेकिन किस स्थिति में मारते हैं ये भी आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये देखिए, अगर
इनकी जो माता होती है, जो बच्चा पैदा हुआ, इनकी जो माता होती है, किसी कारण से कुछ दिनों में अगर उसकी माता का डेथ हो जाए, अगर माता मर जाए और इसकी जो पिता होते हैं, ये पिता इस समुदाय से किसी दूसरे समुदाय के हों तो वो इस बच्चे का आगे नहीं ले आते, इस बच्चे को मार दिया करते हैं। पहली बात समझिए कि बच्चे को कब मारते हैं, माता की डेथ हो जाए, माता ना रहे, पिता बच जाए, पिता रहे लेकिन पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो इन बच्चों को वो मार देते थे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बच्चा इनके रंग से, जो ये काला रंग है, इस काले रंग से जरा सा भी गोरा पैदा हो जाए, हल्का गोरा या गोरा हो जाए, तो वह इस बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। माता और पिता दोनों इस बच्चे को तुरंत वहीं पे मार देते हैं। ये आप देखेंगे क्योंकि ऐसा मानना है कि वो जो बच्चा है वो हमारी जनजाति से अलग है, उसे कुछ हो गया है। अब दूसरी बात, इसके लिए आप देखेंगे इस हत्या के लिए उन्हें कोई दंड नहीं देता, ना ही उनका समाज दंड देता है, ना ही भारतीय संविधान। क्यों? क्योंकि ये उनकी एक अलग अलौकिक परंपरा है जो ये फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इनको दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह बात थी जारवा जनजाति की। लेकिन इसके बाद अगर आप जारवा जनजाति की हम बात करें तो इतनी की हम पीपीटी आपको पहले दिखा देंगे, क्योंकि जितनी पीपीटी आप देखते रहेंगे उतनी चीज़ें कंफर्म होती चली जाएंगी। आइए इसकी पीपीटी पे चलते हैं। इसकी पीपीटी आपके सामने है। देखिए, हमने बात की थी सोमपेन जनजाति की। सोमपेन को हमने बताया 2001 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 300 थी, लेकिन 2004 की सुनामी आने के कारण इनके जो घर थे, इनके जो मकान थे, वो बहुत कम ही बचे हैं। अब 103 लोग घर बचे हैं, 103 से 4, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या अनुमानित केवल 44 बची हुई है, यानी 100 से कम इनके घर बचे हैं। अब इनकी संख्या केवल मात्र और मात्र 44 है। 2014 की जो चुनाव हुआ था, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जो पीपीटी हमने बात की नहीं थी। 2014 में जो चुनाव हुआ था, इसमें भाग लेने वाली भारत की ये पहली जनजाति है। जो चुनाव हुआ था, यानी ये लोकतंत्र में शामिल होने वाली, डेमोक्राइजेशन होने वाली ये पहली ट्राइब्स है भारत की जो इस क्षेत्र में एंट्री की थी। कहाँ की? अंडमान निकोबार की, ना कि आप अदर, क्योंकि आप देखेंगे संथाल, ये सब जनजाति तो भाग लेती ही है। यानी 2014 में भाग लेने वाली ये पहली जनजाति है अंडमान निकोबार की। दूसरी बात अगर बात करें तो आगे हमने बताया कि इनका जो जीवन है निर्वाह अर्थव्यवस्था पर चलता है, शिकार करके भोजन करते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जनजाति की बात की जो बड़ी आश्चर्यजनक थी, जिसमें बच्चों की बाल बध की एक हत्या का प्रावधान था, वो थी जारवा जनजाति। इनकी संख्या अनुमानित 250 से लेकर 400 के बीच में है। 1990 तक ये किसी को जब देखते थे, इनसे अलगाव 1990 के पहले तक पूरे समाज से अलग था और इन्हें कोई जानता तक नहीं था। लेकिन 1990 के बाद जब इन्हें कोई देखता था, जब इनके क्षेत्र में कोई प्रवेश करता था, तो उसे मारने की कोशिश करते थे या मार देते थे। 1998 के बाद इनके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आया और ये धीरे धीरे संपर्क करना लोगों से शुरू किए। ये सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। ये 5000 साल पुरानी जनजाति है। इनका जो रंग होता है गाढ़ा काला होता है। हमने बताया कि बच्चों को तब मार देते हैं अगर बच्चा उनके रंग से थोड़ा सा गोरा हो जाए, और दूसरी से अगर उनकी माता मर जाए, पिता बच गया और पिता दूसरे समुदाय का है, तो बच्चे को मार दिया करते हैं। ये थी जारवा जनजाति की बात। इसके बाद आपको अगर हम बताएं तो अगली हम जिस जनजाति की चर्चा करेंगे वो जनजाति है आपके सामने। एक जनजाति का नाम है ओंग। ये जनजाति है ओंग जनजाति। ये कहाँ की जनजाति है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको जानना उतना ही महत्वपूर्ण है कि जनजाति कहाँ की है। देखेंगे तो ये जो जनजाति है ये भी है कहाँ की? ये है अंडमान की जनजाति। ये अंडमान के जो लिटिल अंडमान है उसी द्वीप पर रहती है। कहाँ पर रहती है? लिटिल द्वीप पे, लिटिल अंडमान द्वीप पर ये जनजाति जिसका नाम है ओंग। ये भी कैसी इसकी प्रजाति है? ये है निग्रोटो प्रकार की ये भी जनजाति है। निग्रोटो प्रकार की जनजाति हमने आपको बताया था इसके पहले। कौन सी जनजाति? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हमने सेंटलेज बताया था। और देखें इनकी जो संख्या है 2011 के अनुसार मात्र 101 है। सिर्फ 101 जनसंख्या इनकी बची हुई है। अगर इसके बाद हम बात करेंगे आपसे एक महत्वपूर्ण जनजाति की जो आपके सामने है। ये जनजाति है कहाँ की? ये जनजाति है का नाम है टोडा। जी, अब तक हम अंडमान निकोबार की जनजाति की बात की जिसमें हमने 4 जनजाति की बात की, सोमपेन, सेंटलीज, जारवा, ओंग। लेकिन अब हम आते हैं दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों की बात करते हैं जो प्रमुख हैं। ये जनजाति आपकी है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, तो आप देखेंगे ये दक्षिण भारत में अवस्थित है। दक्षिण भारत में कहाँ पर? देखेंगे ये जो नीलगिरी माउंटेन है, हमने जब
भूगोल की चर्चा की थी आपसे, जब पर्वतों को कवर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने आपसे इस बारे में डिटेल में बात की थी कि ये की जनजाति का स्थान कैसा है, ये कहाँ पे रहती है, जिनकी जो लोकेशन है नीलगिरी माउंटेन की हमने बात की थी। तो जो नीलगिरी माउंटेन है वही इनका स्थान है, उनकी चोटी पर ये सबसे ऊपरी हिस्से पर रहते हैं। ये अगर देखा जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है, ये व्यवसाय है इनका पशुपालन। ये पशुपालन करके अपने जीवन को का निर्वाह करते हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बड़ी हमारे सामने देखने को मिलती है। जो इनका जो ट्रेडिशन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है आप देखें तो आपको बताएंगे, बड़ा ही अद्भुत लगेगा। लेकिन पहले आप जान लें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। ये प्रकृति के जो नेचर है, नेचर के बहुत ही बड़े संरक्षक हैं। ये प्रकृति को देवता मानते हैं और प्रकृति के संरक्षण के लिए आप देखेंगे तो इन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है हाल फिलहाल में। इनकी जो भाषा है, भाषा को आप अगर जाने तो इनकी भाषा टोडा भाषा है। जिस नाम से जनजाति है उसी नाम की इनकी भाषा है टोडा। ये टोडा भाषा कहाँ से बिलोंग करती है, अगर देखें तो इनकी जो टोडा भाषा है ये बिलोंग करती है द्रविड़ भाषा से। द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा में कौन सी, द्रविड़ भाषा में कन्नड़ से, कन्नड़ से ये मिलती जुलती इनकी लैंग्वेज होती है। अब देखा जाए तो ये अपने व्यापार, अपने वस्तुओं को लेन देन करने के लिए ये भी वस्तु विनिमय का सिद्धांत लगाते हैं। वस्तु विनिमय आपको पता है कि हमारी वस्तु आप ले ले, आपकी वस्तु हम ले ले, यानी मुद्राओं का यूज नहीं करते। अगर आप देखें कि इनके जो घर हैं, घरों में आप देखेंगे दरवाजे हैं लेट के घुसने के लिए। ये दरवाजे बड़े ही छोटे लगाते हैं और इसमें घुस जाते हैं इस तरह से। ये जनजाति का इनका ट्रेडिशन है। दूसरी अगर बात करें इस जनजाति के बारे में तो इसके लिए बड़ी ही जो रोचक चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए। बड़ा ही रोचक जनजाति है कि ये जनजाति आप देखेंगे इसमें जो पुरुष होते हैं, जो पुरुष वर्ग होता है, इनके दाहिने कंधे पर, किस पे, जो दाहिना कंधा होता है उस कंधे पर एक जला हुआ निशान मिलेगा, या चोट की निशान मिलेगी, या जला हुआ, या गांठ मिल सकती है। और हर एक व्यक्ति के ऊपर जितनी जनजाति होती है उन जनजाति के पुरुष वर्ग में ये चीज़ें होती है। ऐसा क्यों, जब इसकी चर्चा की गई, जब इसकी तह से जांच की गई तो इन्होंने बताया, इन्होंने संपर्क करके बताया कि ऐसा इसलिए कि चूँकि जब हम दूध को निकालते हैं पशुओं से दूध निकालते हैं, दूध दूहते हैं, तो इससे हमको थकावट नहीं होती, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अपने हाथ पे एक दाग जला लेते हैं या मार लेते हैं जिससे हाथ में दर्द ना हो। ये उनका ट्रेडिशन हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये सच्चाई हो। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहीं पे, ये और ट्रेडिशन इनकी महिलाओं में भी मिलता है। महिलाओं में क्या है, जो लेडीज हैं उनमें, लेडी हैं, इनमें कौन सा ट्रेडिशन मिलता है, इनकी जो लेडीज होती हैं उनमें भी एक बड़ी ही रोचक चीज़ देखने को मिलती है। वो क्या है, इनमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने, उनका जो हाथ होता है दाहिना हाथ, अपने दाहिने हाथ में ये तेल से अपने हाथ में थोड़ी सी जगह जला लेती हैं और जगह जलाकर उसे काला कर लेती हैं जिससे दाग बना रहे। क्यों जलाती हैं, वो मानती हैं कि जब प्रसव पीड़ा होती है गर्भाशय के दौरान, गर्भ में जब बच्चा पैदा होता है तो इससे दर्द कम होता है। ये 12 साल की अवस्था में दोनों घटनाएं महिला और पुरुष के साथ की जाती है। अगर देखा जाए तो ये समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि इनका जीवन पशुपालन पर आधारित है, तो ये क्षेत्र का जब घास खाकर ये पशु इनके समाप्त कर देते हैं तो इस स्थान से ये दूसरे स्थान पे मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं तो 1-2 की संख्या में नहीं, पूरा का पूरा गांव शिफ्ट करता है, पूरे गांव के साथ शिफ्ट कर जाते हैं, एक भी लोग यहाँ बचते नहीं हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करते हैं तो जो स्थान ये छोड़ते जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो पहले ये स्थान पे थे, उसके बाद बी, फिर सी, लेकिन आज वर्तमान में डी स्थान पे है। आज वर्तमान में वो डी स्थान पे है, इनकी शिफ्टिंग हुई। अब जब कुछ समय बीत जाएगा तो ये पूरे परिवार के साथ पूरे गांव वाले अपने पुराने स्थान की यात्रा पर निकलते हैं। चाहे वो ए जाए, चाहे बी जाए, चाहे सी जाए, कहीं भी जा सकते हैं डी से। ये पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकलते हैं और इसे पवित्र स्थान मानते हैं जहाँ पर ये पहले रह चुके हैं। और उन स्थानों का जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन वापस आते समय एक रोचक घटना देखने को मिलती है। इसमें ये अपने पशुओं को भी साथ ले आते हैं, और जब पशु साथ में ले जाते हैं, पशु, पत्नी, बच्चे, खुद सब साथ जाते हैं। जब वे साथ जाते हैं तो पहाड़ियों से थोड़ी सी दूरी, जहाँ पर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हटता है, यानी गांव से बाहर स्त्रियां पुरुष सब साथ में आते हैं। और जब वे साथ में आते हैं तो स्त्रियां गांव के बाहर, यानी जहाँ उनका क्षेत्र था उस क्षेत्र के बाहर रुक जाती हैं, और पुरुष सामान लेकर इस टिले से, यहाँ से
दूसरे स्थान पर पहुंचता है जहां जाना है, मान लीजिए, या ऐसे डी से अगर इनको आना है ए में, तो ये ए में पुरुष आएगा, सामान ला कर रख देगा, और जो स्त्रियां होंगी, स्त्रियां इसी गांव के बाहर बैठी रहेंगी। फिर पुरुष क्या करता है, फिर पुरुष यहाँ से वापस जाएगा और इन स्त्रियों को गोद में लेगा और गोद में उठाकर फिर लाकर उस गांव पे यात्रा कराता है। ऐसा ये उनकी धार्मिक परंपराओं में है, ऐसा वो अपनी धार्मिक परंपराओं में चर्चा करते हैं। यानी वो स्त्रियों का सम्मान करते हैं। कैसे? स्त्रियों को सोचते हैं कि स्त्रियां जो हैं, जो पशु के जो पैर इस रास्ते पुरुष के साथ गए हैं, उन्हें ये लांघ ना पाए, उन्हें क्रॉस ना करें। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपशकुन मानते हैं। ऐसा उनका मानना है कि अगर ये पशुओं के खुर को पार कर देंगी तो बड़ा ही अपशकुन होता है। इसलिए उनको गोद में लेकर, स्त्रियों को गोद में उठाकर ये खुद उस गांव तक ले आते हैं। उसके बाद फिर वापस ले आते समय फिर ये परंपरा को फॉलो करते हैं। ये कौन सी जनजाति थी? ये थी टोडा जनजाति। कहाँ पर अवस्थित है? ये है नीलगिरी माउंटेन पर। अगर राज्य देखेंगे तो नीलगिरी माउंटेन आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में अवस्थित है, जंक्शन पॉइंट पे अवस्थित है। यानी ये पड़ेगा आपका कौन सा? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि ये विचरण करते रहते हैं इसलिए वहाँ भी पाए जाते हैं। इसके बाद जिस महत्वपूर्ण जनजाति की हमारी बात होगी वो आप इमेज में देखें, वो कौन सी जनजाति है। क्योंकि अब तक हमने टोडा जनजाति के बारे में बात की, ये भी कन्नड़ भाषा बोलते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे आपसे, आपको ये एक इमेज और दिखाई होगी। ये है इरूला जनजाति। कौन सी जनजाति? ये है इरूला जनजाति, बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है ये भी। इरूला जनजाति को अगर आप देखें तो इरूला जनजाति में क्या नया है या क्या अलग है इनसे? इरूला जनजाति ये भी जो भाषा बोलते हैं, इनकी भी भाषा इरूला के नाम से जानी जाती है। भाषा इन्हीं की जनजाति के नाम से जानी जाती है। ये उत्पत्ति इनकी जो हुई है, आप देखेंगे जो इनकी उत्पत्ति हुई है, ये हुई है आपके पूर्वी एशिया से। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर आकर ये बस गए हैं। ये आपके इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत चीज़ क्या है? अद्भुत चीज़ ये है कि ये जो पत्थर होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर ये शैल चित्र का निर्माण करते हैं, शैल चित्र बनाते हैं। और ये तो नॉर्मल बात है कि शैल चित्र बनाते हैं, हमने भीमबेटका में भी देखा शैल चित्र बने हुए। लेकिन अलग क्या है? जी हाँ दोस्तों, अलग है। क्यों? क्योंकि जो इनके चित्र हैं, इनके जो फिगर हैं, जो इनके चित्र हैं, ये मिलते हैं किनसे? जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी, जो पिक्टोग्राफिक लिपि थी, जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, उनके चित्रों से इनके चित्रों में समानता मिलती है। इसीलिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब जितनी हमने आपसे बात की उनको एक बार हम डिस्कशन में कर लेते हैं। आइए पीपीटी में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इसके पहले ओम जनजाति की, जो अंडमान की जनजाति थी, यह लिटिल अंडमान पर निवास करती है, निग्रिटो प्रकार की है, यह मलेशिया से आई है। इनकी संख्या वर्तमान में 101 बची है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर टोडा जनजाति की बात की, बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी ही रोचक कहानी हमने इसमें बताई, जिसमें पुरुष महिला को गोद में लेकर अपने पुराने जो छोड़े हुए गांव होते हैं उस गांव की यात्रा करता है। ये थी टोडा जनजाति। इनकी जो भाषा होती है टोडा, और ये द्रविड़ भाषा बोलते हैं। प्रकृति के बड़े बड़े संरक्षक होते हैं ये, नेचुरल वर्शिप करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। नीलगिरी इनका जो स्थान है, नीलगिरी माउंटेन पर ये रहते हैं। ये अभी भी वस्तु विनिमय के सिद्धांतों का पालन करते हैं और ये पशुपालन करते हैं। इनमें कुछ हमने परंपरा भी बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि पुरुष के दाहिने हाथ पर दाग और महिलाओं के हाथ पर जला केले के निशान होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला और पुरुष में। दूसरी चीज हमने यहाँ से बात की थी इरूला जनजाति की। इरूला जनजाति के बारे में हमने बताया कि भाषा इरूला बोलती है, ये कन्नड़ और तमिल दोनों से मिलता है, यानी ये फिर द्रविड़ भाषा है। यानी इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इनकी उत्पत्ति देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया से, नरजातीय समूह से हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर आप ले सकते हैं। ये रॉक कट शैल चित्र का निर्माण करते हैं, रॉक कट पेंटिंग करते हैं, शैल चित्र का निर्माण करते हैं। और सबसे अद्भुत और सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि इतिहास में हमारे पास जो सबसे बड़ी, सबसे महान हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता हुई थी, जो एक अद्भुत थी, उसमें जो लिपि का यूज किया उन्होंने, जो लिपि का यूज किया, जिसको हिट्रोफेगस या भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं, उस चित्रावली के जो 400 से अधिक जो चित्र मिले हैं या शब्द मिले हैं, उनके चित्र इनके चित्रों से मिलती हैं। जो ये चित्र शैल चित्र बनाते हैं, इनके चित्रों से मैच करते हैं, काफ़ी चित्र इनके चित्रों से मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लिंकेज बनता हुआ हमें दिखाई देता है, किनके बीच? एक हड़प्पा के बीच और इरूला जनजाति, इरूला ट्राइब के बीच में।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी पूरी डिस्कशन, एक एक डिटेल। लेकिन इसके बाद कुछ जनजातियों की हम बात करेंगे, राज्य के अनुसार कौन सी जनजातियां किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति है। तो इसकी पीपीटी हमारे पास है, बारी बारी से पूरी पीपीटी आपको हम दिखाते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की जनजाति की। अंडमान निकोबार में आप देखेंगे ग्रेट अंडमानी, चारवा, ओंग, सोमपेन, निकोबारी, सेंटलीज, ये जनजातियां वहाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमने आपसे डिटेल में सेंटलीज की, सोमपेन की, ओंग की और चारवा की चर्चा की है। दो और आप ऐड कर लीजिए, एक ग्रेट अंडमानी और एक निकोबारी। ये भी जनजाति कहाँ पे है, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जनजाति है कौन कौन सी, टोंडा, इरोला, जिसकी हमने आपसे चर्चा की। इसके अलावा बडागा, कोटा और पालियान, ये जनजातियां हैं तमिलनाडु की। केरल में अगर बात किया जाए तो केरल में आप इरूला को पाएंगे, आपको मिलेगा उर्लिस जनजाति, और आपको टोडा भी मिल जाएगी जो कि नीलगिरी माउंटेन पर रहती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो जनजाति आपके लिए महत्वपूर्ण है वो कौन सी है, वो जनजाति है आपके क्षेत्र की कौन सी, आंध्र प्रदेश की, जिसे चेचू के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैगा, गोंड, भील, कोल, मुरिया, ये प्रमुख जनजातियां हैं। मैचिंग के लिए प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे इस लिस्ट से, लेकिन इसके पहले जो हमने एक एक जनजाति की डिटेल की बात की वहाँ से स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आ सकते हैं। बिहार की जनजातियों में बिरहोर, गोंड, खोंड, संथाल ये प्रमुख हैं। झारखंड में हो, मुंडा, उरांव और संथाल, ये उरांव आप देखेंगे उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। उड़ीसा में अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, उड़ीसा में जनजातियों की जो जनजाति पीवीजीटी में जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक जनजातियां उड़ीसा से हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में गद्दी नामक जनजाति है, और साथ ही आप देखेंगे मेघालय में आपको पता ही है कि 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं और तीनों प्रमुख पहाड़ियों का नाम उन जनजातियों के स्थान पर पड़ा है और उनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। असम की जनजातियां यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर खासी जनजाति पाई जाएगी जो असम में, जो मेघालय में पाई जाती है। बोडो मिलेगी, मिकिर मिलेगी, अबोर मिलेगी, मिसमी मिलेगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो खस, थारू और भोटिया प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो हम बात करेंगे आपसे त्रिपुरा की जनजाति के बारे में। त्रिपुरा की जनजाति लुफाए है, नागालैंड में नागा और कुकी जनजाति है। कुकी जनजाति अभी हाल ही में खबरों में थी, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश में आपातानी की जनजाति है, आपातानी नाम की जनजाति होती है। सिक्किम में लेपचा, भुटिया नाम की जनजाति है। भोटिया उत्तर प्रदेश में था, भुटिया सिक्किम में है, कंफ्यूज मत होइएगा। जम्मू कश्मीर देखें तो गुज्जर की नाम की जनजाति है, बकरवाल नाम की जनजाति है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नाम लिख देते हैं, इसमें दिया नहीं है। और इसके इतर अगर अन्य देखें तो गुजरात में रावरी और राजस्थान में मीणा नामक जनजाति पाई जाती है। अब एक टॉपिक की जिसकी हमें चर्चा करनी है, जिसको हमने बताया था, वो था पीवीजीटी क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी थी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे कि पीवीजीटीएस क्या है, पीवीटीजीएस क्या है। देखिए, ये हमारे वीडियो का अंतिम स्टेप होगा, अंतिम भाग होगा, जहाँ पे हम बात करेंगे पीवीजीटीएस की। यानी इसका पहले फुल नेम आप जान लें, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, ठीक है। दूसरी चीज़, इसकी जो विशेषता है उसकी हम बात कर लें कि देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये भारत में आयोग बना था 1975 में, जिसका नाम था ढेबर आयोग। ढेबर आयोग ने अनुशंसा दी कि इन जनजातियों को बचाने के लिए, इन जातियों को सहयोग देने के लिए आपको एक ट्राइब का ग्रुप बनाना होगा और उसमें कई जनजातियों को आपको समूह शामिल करना होगा। और ढेबर आयोग की अनुशंसा पर 1975 में ये समूह बना और इसमें पहले 52 जनजातियों को शामिल किया गया, फिर इनकी संख्या 23 और जोड़कर टोटल 75 कर दी गई। यानी अब वर्तमान में टोटल 75 जनजातियां शामिल हैं। जितनी हमने जनजातियों के अंडमान निकोबार और आपकी टोडा इरोला की चर्चा की, ओंग की चर्चा की, ये सभी जनजातियां उसमें शामिल हैं। और इनका जो आधार रखा गया, इनके आधार 4 रखे गए। किन आधार पर इनमें जनजातियों को शामिल किया जाएगा, इनमें आधार 4 रखे गए। कौन कौन से 4 आधार हैं? पहले की अगर हम बात करें तो पहला आधार रखा गया कि इनकी जो तकनीकी हो कृषि की, वो बहुत ही प्राचीन तकनीकी हो। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो इनकी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से कमी आ रही हो। और तीसरा महत्वपूर्ण था इनकी जो लिटरेसी हो, साक्षरता दर हो, बहुत ही कम हो, बोलना जानते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो। और इनकी जो इकोनॉमी हो, चौथा इनकी जो अर्थव्यवस्था हो वो कैसी हो, निर्वाह अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं।
जितनी चीज़ें थी आपके लिए ये पीवीजीटी में। तो आइए इसकी पीपीटी देखते हैं। पीवीजीटी की हमने बात की, पीवीजीटीएस में अगर हमने आपको बताया कि इसे क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है पार्टिकली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। हमने बताया कि विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह इसके हिंदी में कहते हैं। इसका निर्माण ढेबर आयोग की अनुशंसा पे हुआ था, सन था 1975। संवैधानिक वर्गीकरण नहीं है, इसमें संविधान में चर्चा नहीं है, बल्कि ये गैर संविधानोत्तरी समूह है, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। उसके अलावा पहले इसमें 52 जनजातियों को शामिल किया गया, उसके बाद 23 और जोड़े गए। अब वर्तमान में टोटल कितनी जनजातियां हैं? 75 जनजाति इसमें शामिल है। सर्वाधिक जनजाति उड़ीसा से शामिल है और इनके आधार जो थे हमने बताया 4, प्राचीन कृषि तकनीकी हो, जनसंख्या में तेजी से गिरावट हो, जनसंख्या साक्षरता का दर बहुत ही निम्न हो और साथ ही निर्वाह अर्थव्यवस्था का पालन करते हो। ये थी आपकी जनजाति समूहों की पूरी डिटेल। तो ये थी पीवीजीटीएस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पीवीटीजीएस के बारे में आपने देखा। अब मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, वो होगी ज्योग्राफी की भी अगली वीडियो हमारे साथ चल रही है। और हिस्ट्री में अब हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे हम मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसे आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का नमस्कार स्वीकार करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, जहां तक हो सके हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक और भी अच्छे अच्छे कवरेज करें आप लोगों के लिए। हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और करेंगे। जितना हमसे हो सकता है हमारा प्रयास होगा कि हम आपके लिए उतना ही बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज यहीं पर, तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम मिले आपसे सकुशल अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।